हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। रात 9 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस टॉपिक को यहाँ पर देखने के बाद, पढ़ने के बाद, एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैसे भी घुमा फिरा के बहुत ही आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इस वीडियो में शामिल किया गया है, और उसी के आधार पे जो थ्योरीज हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले हम थ्योरी के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे, फिर लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ जानना ये जरूरी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। ठीक है, पहला प्रत्यक्ष स्रोत हो गया और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत हैं, और इसी के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, और प्रत्यक्ष स्रोत कौन है और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन है, ये आप नोट जरूर करिएगा। नोट करिए, प्रत्यक्ष स्रोत जो इसके हैं उनमें आप नोट कर लीजिए चट्टाने। ठीक है, चट्टाने और ज्वालामुखी। अब चट्टाने और ज्वालामुखी के माध्यम से कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। ज्वालामुखी जहाँ पर भी आता है वहाँ पे जो लार्वा निकलता है उसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ मौजूद हैं। इसी प्रकार चट्टान में जो भी पदार्थ हैं, चट्टान जिन भी पदार्थों से बना है, उसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत में दो चीज़ें हो गई। अब अप्रत्यक्ष स्रोत में आप नोट कर लीजिए, पहला है तापमान। ठीक है, भूकंपी तरंगे जो होती हैं। कितने प्रकार की भूकंपी तरंगे होती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। उसके बाद घनत्व हो गया। ये जो भी चीज़ें आप नोट कर रहे हैं, तापमान, भूकंपी तरंगे, घनत्व, दबाव, ठीक है, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के। ठीक है, भूकंपी तरंगों के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद घनत्व, पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, घनत्व बढ़ता जाता है पृथ्वी के अंदर। जितने नीचे हम जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, ठीक है, सतह से उसका भार बढ़ता जाएगा और दबाव बढ़ता रहेगा। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। और पृथ्वी के अंदर जितनी गहराई में जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर पे, नोट करिएगा, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता रहता है, या फिर 32 मीटर अंदर जाने पर कितना तापमान बढ़ता है। तो नोट करिएगा, 32 मीटर अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता रहता है। तो इन सब चीज़ों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम पता लगाते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आकृति लच्छव गोलक क्या चीज़ है। ठीक है, लच्छव गोलक पृथ्वी का जो आकार है उसका एक तरह से नाम है। ठीक है, यानी कि जो इसका अंडाकार आकार है उसी को लच्छव गोलाप बोलते हैं, के समान है। यह लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। यहाँ पर पृथ्वी के ध्रुव हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर, दो जो ध्रुव हैं इस पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आप एनसीईआरटी ईवीएस में भी आप पढ़ते होंगे, सीटेट में आता है 8,848 मीटर। और दूसरी ओर सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच है, यानी कि मारियाना खाई है सबसे गहरा, जिसकी समुद्र स्तर से गहराई 10,911 मीटर है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है और उसकी ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। और सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो मारियाना खाई है, मारियाना ट्रेंच है, जिसका समुद्र स्तर से गहराई 10,911 मीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रमुख अंग हैं। आपने पढ़ा होगा भूपर्पटी के बारे में। पृथ्वी की जो संरचना है, ठीक है, या मान लेते हैं पृथ्वी है हमारा, ठीक,
जैसे कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक, पृथ्वी हमारा हो गया। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है यहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर जो समतल जमीन है उसको क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। और मध्य स्तर जो इसका है, मध्य स्तर यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, जो मध्य स्तर है इसको मैंटल कहते हैं, ठीक है, मैंटल बोलते हैं। और उसके बाद जो है क्रोड़, इसका सबसे आंतरिक भाग जो होता है उसको क्रोड़ बोलते हैं। और इन तीनों के अंदर से भी जाकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती वगैरह में, वो भी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट जानकारी की तरफ। यहाँ पर नोट करिएगा पृथ्वी के कुल आयतन का, पृथ्वी का जो पूरा आयतन है, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी का जो पूरा आयतन है इसका 0.5 भाग भूपर्पटी है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं सतह वाला हिस्सा जो है, ठीक है, जो भी सतह वाला हिस्सा है यह 0.5 भाग है, जबकि 83% भाग मेंटल है, ठीक है, इसका जो दूसरा भाग है। और सबसे आंतरिक भाग जो है वो कितना है, क्रोड़ जिसको बोलते हैं 16%। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वी पर भूपर्पटी से कुछ ही किलोमीटर की गहराई तक हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे मैक्सिमम गहराई तक जो जाया गया है वो कहाँ जाया गया है, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें जो हैं वहीं पर सबसे अधिक गहरा खुदाई किया गया है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर तक गहरा है मैक्सिमम। इसके नीचे पृथ्वी के अंदर जाना असंभव है, अभी तक इंसान ने ऐसा नहीं किया है। 3-4 किलोमीटर ही वो भी दक्षिण अफ्रीका में जाया गया है, तो यानी कि उतना ही अध्ययन किया गया है। इसका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है और जो भी अध्ययन की गई हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका सोने की खदानें 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं। देखिए वैसे कोई भी टॉपिक, जो भी जीके का टॉपिक है, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, पहाड़, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो भी टॉपिक हैं तो बहुत बड़े, लेकिन हम शिक्षक भर्ती या फिर किसी ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य स्तर की जो नौकरियां हैं, भर्तियां हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। बहुत डीप में शिक्षक भर्ती में जितना डीप में पूछा जाएगा उतना ही आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपका समय बचे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ पाएँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र, ठीक है, में 12 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेदन ड्रिल, यानी कि ड्रिल किया गया। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके, यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, सबसे आंतरिक हिस्सा है क्रोड़, वहां तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी यह आश्चर्य से कम नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और कितनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। और ये सब जानकारी कैसे मिली है, जो ज्वालामुखी आता है, ठीक है, भूकंपी तरंगे होती हैं, उसके बाद और भी जो चीज़ें अप्रत्यक्ष चीज़ें मैंने बताई, उसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ऐसे में भूगर्भ वैज्ञानिक कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाणों के सहारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाए हैं। और ये अप्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं, घनत्व, दबाव, तापमान, उल्कापात और भूकंपी विज्ञान। विद्वानों ने इन्हीं प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के मत दिए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भूकंप से रिलेटेड पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो टॉपिक है, उसके अंदर भूकंप टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन कौन सी कितने प्रकार की तरंगे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो तरंगे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए, पी और एस हैं, 2 प्रकार की हैं। ठीक, और हाँ, पृथ्वी की क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो भूकंप विज्ञान को सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत माना गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए। इसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों के सिस्मोग्राफ, भूकंपी तरंगे कैसे मापी जाती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सिस्मोग्राफ से, भूकंपी तरंगे सिस्मोग्राफ से मापी जाती हैं, द्वारा मापन किया जाता है। पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र यानी कि फोकस बिंदु बोलते हैं। और भूपृष्ठ के ठीक ऊपर का भाग जहां भूकंपी तरंगे सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, धरातली, यस तरंगे और पी तरंगे, ध्यान रखिएगा। अब जो तीनों तरंगे हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो यहाँ पे है। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको पी तरंग कहते हैं, ठीक है,
के नाम से प्रचलित है। पी तरंगों का संचरण वेग सबसे अधिक होता है, यानी कि पी जो तरंगे हैं उनका वेग, संचरण वेग सबसे तीव्र होता है। ये पृथ्वी के अंदर भूकंप केंद्र से प्रारंभ होकर पृथ्वी के ठोस, तरल और गैसीय सभी प्रकार के क्षेत्रों को पार करती हुई भूपृष्ठ के ऊपर अन्य किसी भी तरंग से पहले पहुंचती हैं। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि सबसे फास्ट, ठीक है, या सबसे तीव्र वेग से कौन सी तरंगे चलती हैं। ठीक, तो प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे या पी तरंगे, तीनों एक ही बात है। अगला जो है द्वितीयक अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, इसको एस तरंग भी बोलते हैं। एस तरंग का संचरण वेग अपेक्षाकृत पी से की तुलना में थोड़ा कम होता है। एस तरंग सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है। ये तरंगे तरल भाग में विलुप्त हो जाती हैं तथा पी तरंगों की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचती हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि तरल भाग से कौन सा तरंग नहीं गुजर सकता। तो जो पी एस तरंगे हैं तरल भाग से गुजर नहीं सकती। बाकी जो पी तरंगे हैं, पहला अनुदैर्ध्य तरंग, ये ठोस, तरल, ठीक है, गैस सभी प्रकार के क्षेत्रों को पार कर सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तृतीयक अथवा धरातली जो तरंगे, जिसको एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है, एल तरंगों का संचरण वेग पी और एस से कम होता है। ये भूकंप अधिकेंद्र से उत्पन्न होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और धरातल पर सीमित रहती हैं। यानी कि सबसे तीव्र जो है ये है पी तरंगे, उसके बाद एस तरंगे और उसके बाद एल तरंगे, यानी कि धरातली तरंगे। ठीक, यहाँ पर जो भूकंप से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप जान चुके हैं। इसके बाद अभी जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उससे भी बहुत सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि भूकंपी तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, तो कैसी जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, वो आप देख लीजिए। भूपृष्ठ विषम चट्टानों से बनी है। ठीक, भूपृष्ठ जो है विषम चट्टानों से बनी है। भूपृष्ठ के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक उपस्थित पदार्थ एक जैसे हैं। लगभग 3500 किलोमीटर अर्धव्यास वाले केंद्रीय पिंड कोर का निर्माण भूपृष्ठ से एकदम अलग है। उसके बाद अगला जो जानकारी मिलता है भूकंपी तरंगों से पृथ्वी के बारे में, केंद्रीय भाग का ऊपरी हिस्सा तरल अवस्था में है, परंतु इसके और भूपृष्ठ के बीच का भाग न तो पूरी तरह तरल है न ही पूरी तरह ठोस। अगला है बढ़ती हुई गहराई के साथ भूकंपी तरंगों की गति में निरंतर वृद्धि से भीतरी भाग के माध्यमों का क्रमशः घना होता है। ठीक है, घना होते हैं, घना होना जाना जाता है या सिद्ध होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भूकंपी तरंगों से पता की जाती हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का सबसे बेहतर ढंग से अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, किस स्रोत के माध्यम से किया जा सकता है, तो भूकंपी तरंगों के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, भूकंपी तरंगों के माध्यम से आंतरिक संरचना का बेहतर अंदाजा या अध्ययन किया जा सकता है। चलिए, आज तक जो भी क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक से आए हैं या जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सभी इस एमसीक्यू में शामिल किए गए हैं बहुविकल्पी में। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। पहला जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर है पहले क्वेश्चन का, वो है मेंटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ सही है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, तो सीधे आंसर बताऊंगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ा टाइम मैं आपको दूंगा, आप ऑप्शन अपना सोचिएगा, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर फटाक करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा हो जाए। और हाँ, सुपर टैट के अगर नोट्स चाहिए तो उसका डिटेल अभी थोड़ी देर बाद या वीडियो के सबसे आखिरी में बताया गया है, आप वहाँ जाकर देख पाएंगे। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कठिन स्तर के प्रश्न हैं, 10वीं स्तर तक के प्रश्न हैं या 12वीं स्तर के प्रश्न हैं इस टॉपिक से, वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं, क्योंकि सुपर टेट वगैरह में, शिक्षक भर्ती में, यूपी टेट में इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम। नोट भी करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सभी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी आप देखते होंगे ये सारी चीज़ें पेड क्लास के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं, तो फ्री है तो इसका पूरा भरपूर यूज करिए आप लोग।
पृथ्वी के कुल, और हाँ लाइक जरूर करिए क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो बनाने का। और डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, जो भी कमी है कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जा सके। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट मेंटल में पाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट मेंटल में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, तो 68%, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मोह असंबद्धता स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। मोह असंबद्धता स्थित कहाँ पे है? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है। अब ये होता क्या है? देखिए, मोह असंबद्धता आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, तो ये क्या होता है आप जान लीजिए। देखिए, पृथ्वी की परतों के मध्य जो होता है पाए जाने वाला एक ऐसा सकरा क्षेत्र होता है, ठीक, जहां पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। जो इसके बीच मोह असंबद्धता पाई जाती है, इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा सकरा क्षेत्र जहां दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो मुख्य असंबद्धताएं पाई जाती हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। पहली असंबद्धता क्रस्ट तथा मेंटल को एक दूसरे से अलग करती है, ध्यान रखिएगा, और इस सीमा को मोह असंबद्धता कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जहां पर एक साथ दो परतों की विशेषताएं पाई जाएं, और वो दो विशेषताएं मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती हैं? क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं, जियोग्राफी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन यह है कि क्वेश्चन आंसर जब आएगा यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से पूछा जाएगा आपको, तो आपको बस यही याद रखना है कि मोह असंबद्धता कहाँ स्थित है, किसके बीच में स्थित है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित है, बस याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? जो पृथ्वी का आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, पृथ्वी की 3 भागें होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो कोर वाला भाग है, इसमें किस तत्व की प्रधानता होती है, यही आपको बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लोहा एवं निकेल, ठीक। पृथ्वी के कोर में लोहा और निकेल की प्रधानता पाई जाती है, डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, बाकी ऑप्शन अभी पढ़ते हैं। डी ऑप्शन असत्य है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83% मेंटल में व्याप्त है, ठीक है, ये असत्य है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसका अलग आंसर था। तो यहाँ पर ये जो है, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83% मेंटल में व्याप्त है, यही असत्य कथन है यहाँ पर। बाकी सभी सत्य कथन है। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। कोर को बेरिस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद कर लीजिए, एक तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है तीनों, कि कोर को बेरिस्फियर के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लीजिए आप। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है और महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। और हाँ, एक छोटा सा चीज़ और, हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आप, कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आए जिसका आंसर आपने कुछ और पढ़ा हो किसी किताब में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत ही ध्यान से वीडियो बनाया गया है, बहुत ही ध्यान से आंसर आपको बताए जाते हैं, लेकिन कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जाएगा। और डेली 9 बजे आप सभी लोग आ जाइए, 9 बजे से डेली यहाँ क्लास आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर सही है, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। फोर्स ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, जिस तरीके से हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते रहते हैं, ठीक, गहराई में हम नीचे जाते रहेंगे तो दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, तो इससे तापमान में वृद्धि होगा, ठीक। और रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है उसके भी माध्यम से पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान की वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, उपयुक्त दोनों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का,
गहराई में वृद्धि के अनुसार, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। गहराई में वृद्धि के अनुसार, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ए, परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक, गहराई के अनुसार परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। चट्टाने भी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ेंगे हम। भूपरपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? भूपरपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, आरोही नहीं, अवरोही, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर, लोहा, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। भूपरपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? चलिए, यानी कि घटते हुए क्रम में जो भूपरपटी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ तत्व पाए जाते हैं, तो उनमें सही क्रम क्या है? घटते हुए क्रम में, यानी कि लोहा, ठीक है, घटते हुए क्रम में सिलिकॉन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे बाद में एल्यूमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, पृथ्वी के भूपरपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपरपटी में कौन सा तत्व, भूपरपटी, देखिए यहाँ पर बार बार पिक्चर मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सबसे ऊपरी परत को भूपरपटी कहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक, यहाँ पर इंसान, जीव जंतु सभी निवास करते हैं। तो पृथ्वी के भूपरपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा या पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, और वही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में सबसे कम लोहा, उसके बाद सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पृथ्वी के भूपरपटी में प्रचुर मात्रा में तत्व एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, धरातल में मोहोई असंबद्धता, ठीक है, मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो धरातल से मोही असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा 30 किमी, 30 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन हमारे सामने है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर, ठीक है, मेंटल के नीचे क्रोड़ निम्नलिखित में से किस से बना है? किस एक से बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो मेंटल के नीचे क्रोड़ है, निम्नलिखित में से किस एक तत्व से बना है? तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह या सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माण का, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। यहां पर जो वलन शब्द है, इसका अर्थ आप जान लीजिए मुड़ना, ठीक है, फोल्डिंग, जिसको हम फोल्ड करना बोलते हैं, तो वलन का अर्थ वही होता है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वतीय निर्माणकारी बल का। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 14, मिश्रित धातुओं और सिलिकेंटों से बनी धरती की परत कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, Cl, ए ऑप्शन सही है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेंटों से बनी धरती की परत कहलाती है, Cl कहलाती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए नए होंगे अगर आपने जियोग्राफी नहीं पढ़ा है तो डीप में। तो बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ शामिल किए गए हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं और बेसिक चीज़ें आपको शुरू में ही बता दी गई हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक